Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are again back with the series of CDP. So आज का हमारा जो टॉपिक है CDP का, that is Principles of Development. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है. क्लियर? तो ग्रोथ बेसिकली थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं. ग्रोथ क्या होता है? डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है. फिजिकल डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. ठीक है, हमारी ग्रोथ होती है जो मेजरेबल होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है. क्लियर? तो आज हम डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके एक एक पॉइंट में से क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं. वो क्वेश्चंस भी हम कुछ एमसीक्यूज इसमें साथ के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हमें एमसीक्यू आ सकता है पेपर में. क्लियर? सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. सो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने क्या बात की थी. डेवलपमेंट क्या होती है? एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, एक डायनामिक चीज़ है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज. यानी कि कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ, ये P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल हेयर एवरीवेयर. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी मीन्स डेवलपमेंट जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है. और देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे की, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है. तो वो हम बोलेंगे प्री नेटल स्टेज. जब गर्भावस्था होती है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तभी वहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उसी टाइम पीरियड में बनते हैं ना. उसी टाइम पीरियड के अंदर कितना टाइम होता है प्री नेटल का? 9 months and 10 days. ये टाइम पीरियड होता है. इसी टाइम पीरियड के दौरान जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की स्टार्ट हो जाती है. क्लियर इज दिस? तो इसको हम चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइम के साथ साथ देखिए हमारी जो हाइट है वो ग्रो होती है. ठीक है, हमारा वेट इंक्रीज होता है और जो ये चेंज होती है ये एक सीक्वेंस में होती है. ठीक है, ऐसे नहीं है कि आज हम सोए पड़े हैं, सुबह देखा तो हमारी हाइट सीधा 4 इंच बढ़ गई, ऐसे नहीं है. एक पैटर्न होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसमें बॉडी में या फिर हमारे इमोशनल कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं. तो कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, आई होप दिस इज क्लियर. इसको हम कह सकते हैं कि या तो ये वॉर्म एंड टॉम है या फिर ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. सारी ज़िंदगी बच्चा डेवलप करता है, चाहे वो फिजिकली, तो देखिए ग्रोथ होती है. फिजिकली क्या होता है कि एक टाइम पर आकर ग्रोथ रुक जाती है जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी लेवल पर आकर. क्लियर? लेकिन जो अदर देन फिजिकल फैक्टर्स हैं, लाइक इमोशनल फैक्टर्स हैं, हमारे सोशल हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं, वो डेवलपमेंट बच्चों की लाइफ लॉन्ग होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ. नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, बर्थ के बाद जब भी किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोना शुरू कर देता है ना. रोना शुरू कर देता है. क्या अगर कोई बच्चा अमीर के घर में पैदा हुआ या गरीब के घर में पैदा हुआ है, क्या वो डिफरेंट रेट शो करते हैं? वो क्या बोलने लग जाता है सीधा? नहीं, ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, आज के टाइम में सपोज समझ लीजिए 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 years का बच्चा है, तो आप उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो रिच फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, तो उसको खिलाने के लिए उतनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. बच्चे नटखट होते हैं ना, तो ज़िद्दी भी होते हैं आजकल के बच्चे, उनको खिलाना पिलाना एक चैलेंज है. तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. ठीक है, कि वो अमीर है, गरीब है, ठीक है, एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वट एवर, वो सिमिलर अपने एक्शंस देगा, सिमिलर रिस्पॉन्स करेगा एज के अकॉर्डिंग. क्लियर? तो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि पहले बच्चा रोना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो पॉइंट आउट करने लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, फिंगर करके पॉइंट करने लगता है ना. तो धीरे धीरे वो अपनी मूवमेंट्स बॉडी की स्टार्ट करता है. तो डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म तरीके से होती है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? जनरल होता है कि हम किसी चीज़ का बड़ा पार्ट देखना, ओवरव्यू देखना, फिर स्पेसिफिक एक छोटी चीज़ की तरफ मूव ऑन करता. फॉर एग्जाम्पल, ये एक है पर्सन,
क्लियर? थोड़ी सी अच्छी खासी डायग्राम बना रही हूँ मैं, जैसी बन पा रही है। क्लियर? तो ये एक छोटा बच्चा है समझ लीजिए। तो अब हम क्या देखेंगे कि जनरल टू स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो हैं वो किस तरह से होंगी। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो बच्चा है वो कैसे मूवमेंट स्टार्ट करेगा। हमने किए थे ना फिजिकल में मोटर स्किल्स। फर्स्ट इज ग्रॉस मूवमेंट्स वो पहले करेगा, उसके बाद कौन सी स्किल्स आती हैं? फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स सबसे पहले बच्चा अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इस पर पकड़ करना सीखेगा। इस पर जैसे आप छोटे बच्चे को गोदी में उठाते हैं तो उसकी गर्दन पीछे को हो जाती है ना, नेक बैक को बेंड हो जाती है, फॉरवर्ड को, उसका होल्ड ही नहीं होता, पकड़ ही नहीं होती। सबसे पहले वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर उसकी जो बैकबोन होती है, फिर वो धीरे धीरे बैठना शुरू करता है। फिर क्या शुरू करता है? वो चलना शुरू करता है, चीज़ों को पकड़ पकड़ के, टेबल को पकड़ के चलने लग गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। बच्चा भी बैलेंस करना सीख रहा है, चलना, दौड़ना, ठीक है, उछल कूद करना, ये है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फिर जनरल है ये। स्पेसिफिक क्या हुई कि वो धीरे धीरे पहले अपने ये शोल्डर की मूवमेंट करनी स्टार्ट करता है, शोल्डर को मूव करना स्टार्ट करता है। फिर उसकी जो एल्बो है वो मूवमेंट स्टार्ट होती है। फिर फिंगर्स को, एक एक फिंगर की मूवमेंट, रिस्ट की मूवमेंट, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को स्टार्ट करता है ज़्यादा मूवमेंट्स करनी। तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, इसी को हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि सबसे पहले बच्चा जो बड़ी मूवमेंट्स है वो करनी स्टार्ट करता है। फिर जो छोटे छोटे मसल की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स की मूवमेंट्स है। यहाँ पर देखिए फिंगर में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इनकी मूवमेंट होती है ना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ बढ़ना। क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट? देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, इसको प्रेडिक्शन मतलब हम खुद बच्चे को देखकर, ऑब्जर्व करके। देखिए डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे बेसिक हम प्रेडिक्शन किस चीज़ को देखकर लगाते हैं? दैट इज, कौन सा मेथड है वो? दैट इज ऑब्जर्वेशन। बच्चे को रेगुलर हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या उसकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, बिहेवियर में चेंजेस आती है, तो हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये बच्चा, ठीक है, आगे जाकर साल बाद किस तरह का दिखेगा या फिर क्या बिहेवियर ये एग्जिबिट करने वाला है। ठीक है, इमोशनल ट्रेट्स क्या हो सकती हैं, किस तरह के मैनर्स होंगे। हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, वेल बिहेव्ड है, तो आगे भी ये वेल बिहेव्ड रहेगा। तो वो चीज़ें हम एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं बच्चे की प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर। आज के टाइम में बच्चे जो बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं या फिर फिजिकली वो कैसे हैं, मेंटली वो कैसे हैं, उस चीज़ को देखकर हम प्रेडिक्शन करने लगते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर ये करेगा, ये बच्चा आगे जाकर वो करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो वर्ड से बना है। इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाहे एक फैमिली में ही सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो, ब्रदर हो या सिस्टर हो, उनमें भी नेचर में फ़र्क होता है, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। तो हर इंडिविजुअल क्या है? डिफरेंट है। उसकी फिजिक डिफरेंट हो सकती है, उसके मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, मेंटालिटी डिफरेंट हो सकती है, उसका लोगों में उठना बैठना, तौर तरीके, ये सारा कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब डेवलपमेंट के प्रोसेस में इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किस तरह से काम करता है? हम कहते हैं ना कि जैसे सपोज एक ही फैमिली के दो बच्चे हैं, एक है फीमेल चाइल्ड और एक है मेल चाइल्ड। तो हम कहते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड है, ये तो जब 11 मंथ्स की थी बेटी, है ना, उसने चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो बेटा है वो तो 1 साल से ऊपर हो गया, उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई बच्चा चलना जल्दी स्टार्ट करता है, कोई लेट स्टार्ट करता है ना। तो हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट स्पीड होती है, पेस होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे में किसके ट्रेट्स गए हैं। मदर के ट्रेट्स ज़्यादा गए हैं, फादर के ट्रेट्स गए हैं। फिर देखा जाता है कि मदर ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फादर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बच्चा किस पे गया है। हो सकता है उसके ट्रेट्स वो एग्जिबिट कर रहा हो, क्योंकि हेरिडिटी तो नेचुरली बच्चों में आती है ना। पेरेंट्स की जो भी फैक्टर्स होते हैं वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है
कि हर एक बच्चे का अपना पेस होता है, अपनी स्पीड होती है, अपना पैटर्न होता है डेवलप होने का। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को मानकर चलना ज़रूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चा अगर 1 साल का है, 10 बच्चे हमने खड़े कर लिए लाइन में 1 साल के, तो वो सेम ही एक्शंस परफॉर्म करेंगे। एक हमें लगेगा कि जो अभी ढंग से खड़ा भी नहीं होने लगा, एक लगेगा कि वो तो दौड़ रहा है। तो सभी का डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीड होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल यही कहता है कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आता है, 100% आता है। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन डेवलपमेंट में 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज सिफेलोकॉर्डल। क्लियर? इसको हम क्या कह सकते हैं? हेड टू टो, हेड टू टो, या फिर टॉप टू बॉटम। क्लियर? हेड टू टो या फिर टॉप टू बॉटम, यानी कि बच्चा डेवलप करना कैसे सीखेगा। सबसे पहले देखिए जो बच्चे की हेड बॉडी मूवमेंट्स हैं, या फिर एक सेकेंड फिर से हम ज़रा अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ कर लें। कैसी हो गई पता ही नहीं लग रहा, चलो एनी हाउ, है ना। तो सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है? हेड टू टो बच्चे की डेवलप कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले बच्चे का, ये भी प्री नेटल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, गर्भावस्था में। सबसे पहले बच्चे का सर बनता है, फिर उसकी जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें, फिर लेग्स बनती हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गया सिफेलोकॉर्डल, यानी कि हेड टू टो, टॉप टू बॉटम। अब जो बाजू हैं, ठीक है, आउटर साइड, इनर साइड, ये इसको हम सेकेंड टाइप, सेकेंड डायरेक्शन इसको बोलते हैं, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि फ्रॉम, इसको हम कह देते हैं फ्रॉम हार्ट टू हैंड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अंदर फिर बाहर की तरफ जो है डेवलपमेंट बच्चे की स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें, डायग्राम आई होप आप सभी को नज़र आ रही है, मुझे चेक करने दो ज़रा। चलो देखो, सबसे पहले क्या है? फ्रॉम हार्ट टू हैंड, यानी कि सबसे पहले शोल्डर्स, ये चीज़ें बनती हैं, फिर बाजू बनती है, फिर फिंगर्स डेवलप होती हैं। सारी ये कहाँ पर होती हैं? प्री नेटल स्टेज में। बच्चे की जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, ये प्री नेटल स्टेज में डेवलप हो जाता है ना। तो इसकी 2 डायरेक्शंस होगी। देखिए सबसे पहले हेड बनता है, फिर नीचे की तरफ जाती है डायरेक्शन, फिर जब नेक के पास आई फिर शोल्डर्स, फिर आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स। क्लियर? तो इस तरह के इनको हम बोलते हैं इन टू आउट, इनर डायरेक्शन टू आउटवर्ड्स, यानी कि हार्ट टू हैंड। और जो टॉप टू बॉटम वाली डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम सिफेलोकॉर्डल। ये दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल आपने याद रखनी है। और अब क्वेश्चन देखिए इस पे किस तरह से आता है। सो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये मैंने ऑप्शंस लिखी हैं। तो क्वेश्चन इसका क्या बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी सही है? कि डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, या डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी, यानी कि हार्ट टू हैंड हम कह सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने किया था सिफेलोकॉर्डल में क्या होता था? टॉप टू बॉटम या फिर हेड टू टो, यानी कि हेड टू फुट। सो हमारी ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट है। देखिए ये चीज़ें आपको इसलिए सिंपल लगेंगी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है कि हम ये चीज़ थ्योरी पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट में से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस का जो क्वेश्चन है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, ऑल मैन आर डिफरेंट, ऑल मैन आर सेम, या फिर ऑल मैन हैव डिफरेंस इन नेचर, ऑल मैन हैव डिफरेंस इन लैंग्वेज। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? इंडिविजुअल डिफरेंस का ऑल मैन आर डिफरेंट। तो वो डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है? नेचर का भी हो सकता है, लैंग्वेज का भी हो सकता है। हमने किसको टिक करना है? ऑल मैन आर डिफरेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहते हैं? कि सभी, हर किसी बंदे को आप देख लीजिए, डिफरेंस उनमें डेफिनेटली होगा। कोई भी 2 पर्सन्स
डिट्टो सेम नेचर वाइज या फिजिक वाइज आपको नहीं मिलेंगे, जिनकी नेचर भी सेम है, ठीक है, एवरीथिंग जिनका सेम है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंस उनमें होता ही है। क्लियर? तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हमने जब बीएड में भी पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक चीज़ की डिपेंडेंसी दूसरे पर है। क्लियर? जैसे मैथ और साइंस को हम अलग नहीं कर सकते कि मैथ बिल्कुल डिफरेंट है, उसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर साइंस बिल्कुल डिफरेंट है, उसका मैथ से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों भाई? जो आप साइंस में इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? मैथ से। मैथ भी क्या है? एक साइंस है, साइंस, इसमें भी रिसर्च होती है ना, तो हर चीज़ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन है। क्लियर? तो अब इंटीग्रेशन डेवलपमेंट में किस तरह से होती है? अगर हम बोले कि बच्चा किसी अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो अच्छा है, उसका देखिए फिजिक अच्छा होगा, उसकी ब्रिंगअप अच्छी हो सकती है, तो नेचुरली उसकी डेवलपमेंट पे, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी उसका असर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं है कि जो हम इसमें देखिए आपको ना इंटर रिलेशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर रिलेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं 4 जो हमने डोमेन्स की थी ना, कौन सी की थी? हम इन दोनों पॉइंट्स को पैरेलली समझेंगे। फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, देन सोशल डोमेन, देन कॉग्निटिव या इसको इंटेलेक्चुअल मेंटल माइंड वाला भी कह सकते हैं, एंड देन इज इमोशनल डोमेन। तो जो इंटीग्रेशन है ये है हमारी बॉडी पार्ट्स, लाइक बॉडी पार्ट्स की हम बात करेंगे, यानी कि अगर हमारा दिमाग हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तभी तो हम कोई एक्शन करते हैं। क्लियर? हमें कहीं पे चोट लगी, हमें हाथ पे चोट लगी, लेकिन हमें पेन पूरी बॉडी में ऐसे फील होने लग जाता है, पूरी बॉडी हमारी लो हो जाती है। इट मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है दूसरे बॉडी पार्ट से। इंटीग्रेशन। लेकिन इंटर रिलेशन क्या होता है? हमारे जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं 4, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि लाइक अगर हम फिजिकली फिट हैं, हम जिम जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हम फिजिकली फिट हैं। हम कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो अगर बॉडी हेल्दी है तो हम मेंटली भी गुड हो सकते हैं। अगर हम बीमार पड़ गए हैं, है ना, हम बीमार हो गए हैं, तो हम कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे अच्छे से? हमारी जो सोशल सर्कल है वो भी मतलब इतना नहीं रहेगा, बीमार है तो बॉडी भी लो हो जाएगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन में ये दोनों में डिफरेंस, आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा। नेक्स्ट इज शेप ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेवलपमेंट का। अब सबसे पहले तो देखिए, जो शेप होती है डेवलपमेंट की वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि हम हमेशा डेवलप करते ही रहते हैं। नो, हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए डेवलप करने के लिए, चाहे वो दिमाग है, चाहे हमारी हम थक जाते हैं ना, तो रेस्ट चाहिए। डेवलपमेंट भी किस तरह से होती है इसको हम बोलते हैं, इसकी शेप क्या होती है? स्पाइरल। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि डेवलपमेंट किस तरह की होती है। तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें से बस आपको याद कर लो, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्पाइरल होती है, तो स्पाइरल पर ही टिक कर देना। स्पाइरल लाइक दिस। स्प्रिंग होता है ना आप लोगों के घर में, स्प्रिंग देखा है आपने? तो हम क्या कहते हैं कि एक टाइम पर बच्चे की डेवलपमेंट होती है स्पीडी, तो दूसरे टाइम पर वो चीज़ रेस्ट मोड पर चली जाती है। रेस्ट मीन्स जो उसने डेवलपमेंट की है उसी को वो एनहांस करता है, परमानेंट हो जाती है, उसमें और एडवांसेस होते हैं। फिर से वो नेक्स्ट अपने ट्रेड्स जो है कुछ और सीखता है और डेवलप करता है। जो यहाँ पर उसने स्पीड पकड़ी डेवलपमेंट की, है ना, तो वो फिर एक रेस्ट मोड में, हम कहते हैं कि ना ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आ गया, बच्चा बढ़ता नहीं लग रहा या फिर कोई डेवलपमेंट नहीं लग रही, तो वो फेजेस होते हैं लाइफ में, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। लाइक बिल्कुल हमारी जो टॉय एज होती है या प्री स्कूल एज होती है, फिर स्कूल एज होती है, तो हम कहते हैं बच्चा अब इसकी हाइट एकदम से ग्रो हो गई है ना, इसलिए ये पतला लगने लग गया, तो वो क्या है, वहाँ पर स्पीड का टाइम है। लेकिन उसके बाद ये टाइम कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, क्योंकि बॉडी वो चीज़ एब्जॉर्ब करती है, उसमें एडवांसमेंट होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर जो है
एडोलसेंस में जाता है तब उसकी फिजिक में काफ़ी चेंजेस आती हैं, मैच्योरिटी लेवल में, मैच्योरिटी नहीं कह सकते हैं हम, जो बच्चे की लुक वाइज काफ़ी चेंजेस होते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा बड़ा लगने लग गया है ना, तो हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो होते हैं, फिर एकदम से बच्चे में चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना, तो वो क्या है, वहाँ पर स्पीड पकड़ी, फिर थोड़ा ठहराव आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट मोड। तो बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है या फिर उस चीज़ को अडेप्ट करती है, उसमें जो भी एडवांसमेंट होती है वो होती है, फिर स्पीड पकड़ता है, नेक्स्ट फेज में एंटर करता है। तो इसको हम स्पाइरल कहते हैं डेवलपमेंट को, कि शेप क्या होती है इसकी, ऐसे नहीं है कि डेवलप करते गए करते गए करते गए, ये स्पाइरल होती है। एक टाइम पे स्पीड होती है, दूसरे टाइम पे रेस्ट होती है। रेस्ट के टाइम पे क्या होता है, जो ट्रेड्स यहाँ पर बच्चे ने एक्वायर किए हैं, तो जो डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे ने ली है उसको वो बॉडी अडेप्ट करती है, उसको पक्का कर देती है एक तरह से, ठीक है, ताकि वो प्रिपेयर है नेक्स्ट फेज के लिए, नेक्स्ट स्पीड अप के लिए। समझ में आ गई ये चीज़, इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब देखिए जो मैच्योरेशन टर्म है, मैच्योरेशन ये जनरली किसके साथ हम रिलेट करते हैं, इसको हम हेरिडिटी के साथ रिलेट करते हैं। हेरिडिटी या फिर जीन्स जो एक बच्चे को अपने ऊपर वाली पीढ़ी से मिले हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स से मिले हैं, या फिर पेरेंट्स से नहीं मिले तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हो सकते हैं। पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आते हैं ना, तो नाना नानी से मिले हो सकते हैं, दादा दादी से मिले हो सकते हैं, एंसेस्टर से। इस तरह से जो फीचर्स बच्चा इनहेरिट करता है अपने ऊपर वाली पीढ़ियों से, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। इनमें ये चीज़ है, लाइक अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट की तरह दिखता है तो वो क्या कहते हैं कि ये हेरिडिटी है, जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, है ना, तभी बच्चा अपने बेटा अपने पापा के जैसे दिखता है या बेटी होती है अपने माँ के जैसी दिखती है, तो वो फीचर हेरिडिटरी होते हैं। तो मैच्योरेशन में हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा कोई भी मूवमेंट है या कोई भी एक्टिविटी वो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर वो चीज़ें, वो उतना मैच्योर हो जाएगा कि अब इस लेवल पर वो चीज़, ये चीज़ कर सकता है ना। हमारे अंदर हमारी मसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं। अगर हम फिजिकली बोले तो बच्चा कितना वेट उठा सकता है, वो छोटे बच्चे को आप 10 किलो भार तो नहीं दे सकते ना कि उठा लो, नहीं उठा सकता क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हर एज पर मैच्योरेशन लेवल होता है कि बच्चा ये एक्टिविटी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरेशन, कि क्या वो इतना मैच्योर इनफ हो चुका है कि वो ये चीज़ कर पाए। अब अगर आप छोटे बच्चों को ये थ्योरी समझाने लग जाओ, है ना, वाइगॉस्की की, जीन पियाजे की थ्योरी हम समझाएंगे, उनको समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच्योर इनफ नहीं है, उनकी अभी वो एज नहीं है, हम कह रहे थे इतने मैच्योर नहीं है कि वो चीज़ें वो समझ पाएँ। तो स्कूल्स में जो सिलेबस होता है बच्चों का, वो उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही तो होता है। हम एज वर्ड बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग होता है कि बच्चा वो चीज़ कितना, उसका दिमाग अभी काम करता है चीज़ों को लेकर, तो वो ये चीज़ समझ सकता है। अब देखिए लर्निंग कैसे होगी, हम समझ लेते हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल सेट है, बहुत शार्प माइंड है ना, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है, लेकिन आपने उसको कहाँ पे डाल दिया, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो बच्चे की ये शार्प माइंड कहाँ पे जाएगी, तेल लेने जाएगी वो। तो वो वहाँ पर जब उसको एजुकेशन ही नहीं मिली तो वो एडवांसमेंट क्या करेगा, क्या डेवलपमेंट होगी उसकी। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करता है, सिर्फ हेरिडिटी नहीं है। लर्निंग कब होगी, जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलकर बच्चे को दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तब होगी बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़। लर्निंग के लिए भी तो हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऐसे तो नहीं है कि आपको डब्बा बंद कर दिया और वहाँ पर आप बैठकर सब कुछ सीखते रहेंगे, कुछ तो सोर्स चाहिए ना आपको, कुछ एनवायरनमेंट। नाउ द लास्ट वन इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, हम वो भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया है। सो देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। हेरिडिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें एनवायरनमेंट से तो वो क्या बनता है, डेवलपमेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मीन्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंड क्या है, उन्होंने पूछा है एंड क्या है, यहाँ पर प्लस है,
माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये ऑपरेशंस आपको दे दिए उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, और ये क्यों है ये भी अब हम समझते हैं। तो हमारी ऑप्शन क्या सही आएगी, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट के पेपर में। तो देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है ना। सारी चीज़ नींव कहाँ पर है, आपके कंसेप्ट पर टिकी हुई है। जितने बेटर आपके कंसेप्ट होंगे चीज़ों को लेकर, उतने ही अच्छे मार्क्स हम CDP में लेके आएंगे ना। तो देखिए अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को ऐड करें, है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 हमने कर दिया, है ना, इसका आंसर आ गया 7। लेकिन अगर हम 2 × 5 करते हैं तो आंसर इसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी कि इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। जो चीज़ ज़्यादा भारी है या फिर जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, जो डोमिनेटिंग है, हेरिडिटी डोमिनेटिंग है या एनवायरनमेंट डोमिनेटिंग है, जो फीचर ज़्यादा है उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ मल्टीप्लाई की जाती है। तो इसकी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा है, हेरिडिटरी उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है कि सभी जॉब करते हैं, अच्छी पोजीशंस पर लगे हुए हैं, कोई टीचर है, कोई बैंक में लगे हैं, या फिर कोई IAS ऑफिसर लगा हुआ है, व्हाट्सोएवर, ठीक है, कोई भी पोजीशन, वो हेरिडिटी है कि वो बच्चा भी उसका माइंडसेट हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छी जॉब अटेन करनी है। लेकिन एनवायरनमेंट भी तो चाहिए, एनवायरनमेंट के बिना वो क्या ये सिचुएशंस में से निकल कर जॉब पे लग पाएगा। तो अगर बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में, कोई समझ लो बच्चे को किडनैप ही करके ले गया, है ना, बच्चे को किडनैप करके ले गया, वो कौन थे, क्रिमिनल्स थे, अपने साथ ले गए। तो क्रिमिनल्स के साथ रहकर बच्चा जॉब के बारे में सोच पाएगा? क्रिमिनल्स के बीच में रहकर बच्चे का रहन सहन, तौर तरीके बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो उनको एनवायरनमेंट है जो आपके सराउंडिंग्स हैं, चाहे को वो फिजिकल हैं, सोशल हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फैक्टर इफेक्ट करता है इन चीज़ों का। तो वो एनवायरनमेंट बच्चे को मिला ही नहीं, तो फिर वो बच्चे की डेवलपमेंट क्या होगी। यानी कि हेरिडिटी क्या थी कि वो बच्चा जॉब फैमिली से है, एनवायरनमेंट लेकिन उसको क्या मिल गया, क्रिमिनल का। तो आउटपुट भी क्या होगी, वो क्रिमिनल फैक्टर्स अपना लेगा। ठीक है, तो किस चीज़ का पलड़ा भारी हुआ, किस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है, हम कहेंगे क्रिमिनल का, यानी कि एनवायरनमेंट का। तो उतनी ही स्पीड से वो क्या है, ये वाले ट्रेड्स अपने शो करेगा। तो सिर्फ हेरिडिटी नहीं, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हेरिडिटी या फिर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलती हूँ, लाइक जंगल बॉय है कोई जो जंगल में रहता है एनिमल्स के साथ, है ना, जैसे आदिवासी होते हैं, आपने अगर देखा है अंडमान या निकोबार में जरावाज होते हैं, आदिवासियों को बोलते हैं। तो उनका रहने का स्टाइल कैसा है ना, उनके लिए कपड़े क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, जो लीव्स नहीं होते ट्रीज़ के बड़े बड़े, वो उनके कपड़े पहनते हैं, एंड सो ऑन। तो उनका ब्रॉटअप कैसा है, यानी कि उनकी हेरिडिटरी में क्या है कि वो उसी तरह का उनका रहन सहन है, वही जो कुछ मिलता है वैसे ही खा लेते हैं। तो हेरिडिटी उनकी क्या हो गई कि वो जंगल में रहते हैं जानवरों के साथ, वैसे ही पेड़ पर कूदना उनके लिए बहुत ईजी है। अब उनको उठा के एनवायरनमेंट क्या मिल गया, एनवायरनमेंट उनको ले आए शहर में या कहीं पर भी, वहाँ पर रखा, लेकिन वो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए, वो वहीं पर, मतलब ये ट्रेड्स वो ज़्यादा शो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहा, उनकी हेरिडिटी का, क्योंकि उनका ब्रॉटअप वैसा है, उनकी हेरिडिटी वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वहाँ पर। तो फाइनली वो क्या होंगे, वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जंगल में ही वापस जाना चाहेंगे। सो ये यहाँ पर हेरिडिटी का हमारा पलड़ा भारी रहा। तो डेवलपमेंट में दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और डेवलपमेंट किस चीज़ पर ज़्यादा टिकी होती है, जो चीज़ ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, है ना। ऐसे नहीं है कि दूसरी चीज़ बिल्कुल इग्नोरेंट होती है, वो फीचर्स भी होते हैं बच्चे में, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा, जिसका डोमिनेंस होती है, उस तरफ ट्रेट्स बच्चे के ज़्यादा शो होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल्सो क्लियर।
तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम ये चीज़ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये CDP की सीरीज़ है, ये आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए है, क्योंकि इसमें हम कोई भी टॉपिक ऐसे चूज़ करके नहीं कर रहे हैं। अगर आप PTET की भी बात कर लें, है ना, PTET की भी हम बात करें तो इसके सिलेबस में जो कुछ है, लेकिन उसके बाहर भी हमें थ्योरीज आ जाती हैं। फिर क्या कर लोगे, 1-2 नंबर से ही हमारे मार्क्स, 30 नंबर की देखिए हमारा CDP का सेक्शन है, इसमें से 1 या 2 मार्क्स भी हमारे बहुत मैटर करते हैं। तो हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। आज आप PTET का पेपर दे रहे हैं, फिर CTET की प्रिपरेशन करेंगे, अलग अलग से क्यों कर रहे हो, एक बार में ही सारी चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, ताकि जब भी आपको टीचिंग एग्जाम का कोई भी पेपर देना है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो रखी है। उस पेपर में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उस टाइम पे वो पढ़ा जाएगा, है ना। तो CDP अपनी ये सारी चीज़ें अपनी टिप्स पे करके रख लो, चाहे आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, CTET है, PTET है, ठीक है, HTET, REET, जो भी स्टेट का आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट के कंसेप्ट डिफरेंट नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। क्लियर। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक्स देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन आप लोगों की बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही स्टफ़ अच्छा सा और लेकर आऊँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और हमने अपने जो पेपर हैं, है ना, वो क्लियर करने, वो भी अच्छे मार्क्स से। क्लियर। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल पर बने रहें एंड टेक केयर। सी यू फ्रेंड्स।